नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, इससे पहले जो क्लास थी उसमें अपने संविधान सभा के बारे में चर्चा की और संविधान सभा में अपन पढ़ रहे थे। इसका एक तो चुनाव के बारे में पढ़ा और इस चुनाव का रिजल्ट क्या रहा आपको पता है कि 389 कुल सदस्य थे। इन 389 में से अलग अलग जो दल थे उन दलों को कितनी सीटें मिली। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और इसके अलावा अन्य दल थे उनको 7 सीट और 8 सीट मिली थी निर्दलीयों को। ये सारी चर्चा अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में की। अब आज की क्लास है वो भी अपनी संविधान सभा से संबंधित है। ये संविधान सभा की दूसरी क्लास है। अब उस टाइम के महत्वपूर्ण नेता और कौन से हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखो, इससे पहले अपने जितने भी संविधान सभा के प्रमुख नेता थे उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बात की। अब इसमें एक तो महात्मा गांधी, एक तेज बहादुर सप्रू। जब आप आगे नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे तो उसमें तेज बहादुर सप्रू का नाम आएगा और तेज बहादुर सप्रू के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाया गया था। और एक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जिसे जेपी के नाम से फेमस है और भारतीय इतिहास में संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था वो थे जेपी। इनकी संपूर्ण क्रांति भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है, जो सरकार के खिलाफ छात्रों को एकत्रित करके उसके बाद एक आंदोलन किया गया था। ये तीनों कैंडिडेट संविधान सभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था। महात्मा गांधी ने हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता थे उनको सपोर्ट किया और जिन लोगों का नाम महात्मा गांधी ने दिया वो कांग्रेस में स्वीकार भी किए गए थे और वो संविधान सभा के सदस्य भी बने थे। इन तीन नेताओं की यदि बात है उस टाइम पे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नेता है और इन लीडर ने अपना पर्चा ही दाखिल नहीं किया, इसलिए ये संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। एक बात आती है मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली, देखो इससे संबंधित कई किताबों में आपको अलग अलग चीज मिलेगी कि जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे, कईयों में मिलेगी नहीं थे। बहुत सारी किताबों में आपको नहीं थे यही मिलेगी, परंतु ये वास्तव में संविधान सभा के सदस्य थे और ये चुने गए थे पंजाब से। आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था उस टाइम पर पंजाब और बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। बंगाल में पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में शामिल हो गया और पंजाब में पश्चिमी जो पंजाब है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था। इस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना की यदि बात है तो ये संविधान सभा से सदस्य थे। हालांकि मुस्लिम लीग और देसी रियासती संविधान सभा की जो प्रारंभिक बैठक थी उसमें शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग ने तो उसका बहिष्कार कर रखा था। संविधान सभा से संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से। देखो, इसमें फैक्ट से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो पहली बात तो जब ये भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, तो भारत के विभाजन के समय संविधान सभा है वो भी विखंडित हो गई थी। मैंने आपको ये बताया था कि संविधान सभा में कुल मिलाकर के सदस्य संख्या थी 389। अब जैसे ही पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, आपको ये बताना है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया किस योजना के अंतर्गत आया था। 389 जो सदस्य हैं, जैसे ही विभाजन हुआ तो ये सदस्य संख्या रह गई थी 299, क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन करके एक पाकिस्तान और एक भारत, इस नाम से दो संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बने थे।
जिसमें 299 सदस्य भारत में रह गए और बाकी के जो सदस्य थे वो चले गए पाकिस्तान में। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद संविधान सभा की बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को। तो आपसे यह पूछा जाता है कि भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, तो वो आपको आंसर देना है 299। अब 299 सदस्यों का डिवाइडेशन किस प्रकार से था? इसमें से 229 जो मेंबर थे वो थे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांत से। और जो बाकी के 70 जो सीट हैं, 70 सदस्य हैं, वो थे देसी रियासतों से, देसी रियासत। देखो, देसी रियासत में कुल मिलाकर के कैबिनेट मिशन में सीट थी 93। जैसे ही पार्टीशन हुआ तो फिर 70 सीट थी वो भारत में शेष रह गई थी। और उसमें कुल मिलाकर के ब्रिटिश प्रांतों से थी 292 प्लस 4, कहने का मतलब 296 सीट। 4 का मतलब ये हुआ कि ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, वो भी अधीन किसके थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो इस कारण से इनको भी किस में शामिल किया गया है? ब्रिटिश प्रांत में। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिश प्रांतों से 229 सदस्य हैं और 70 सदस्य कहां से हैं? देशी रियासतों से। और दोनों को मिलाकर के 299 सदस्य हो गए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे निकल करके ये आता है कि जब कैबिनेट मिशन में संविधान सभा थी, उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने थे? 11 ब्रिटिश प्रांत। और जैसे ही पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया तो उसके बाद ब्रिटिश प्रांत कितने बच गए? 9। देखो, ये जो 11 प्रांत हैं उनकी चर्चा 1935 के एक्ट के जब अपन ने पढ़ा तो उसमें सारी बातें बताई गई। ये जो 11 प्रांत थे, इनमें से 2 प्रांत कौन से थे जो पाकिस्तान में चले गए? तो देखो, एक तो है सिंध और एक है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। आपको कमेंट के माध्यम से यह बताना है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्रमुख नेता कौन थे, और उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों प्रांत किस में शामिल हो गए? पाकिस्तान में शामिल हो गए। अब देखना, तो प्रांत 11 में से 2 जैसे पाकिस्तान में चले गए तो 9 प्रांत भारत में शेष रह गए। इन 9 प्रांतों से 229 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा सीट यदि 9 प्रांत में देखें तो वो थी संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत से सीट थी 55 सीट थी। कुल मिलाकर के 9 प्रांत थी। 9 प्रांत से टोटल सीट 229, और 229 में सबसे ज्यादा जो सीट संविधान सभा में थी वो थी संयुक्त प्रांत। इसका मतलब है यूपी। और आपको बताया जवाहरलाल नेहरू भी यूपी से सिलेक्ट होकर के आए थे। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य का नाम आपको कमेंट में बताना है, वो भी संयुक्त प्रांत से सिलेक्ट होकर के आई थी। देखो, संयुक्त प्रांत से 55 सीट हो गई। अब ये 4 मैंने आपको बताया कि केंद्र शासित प्रदेश थे। इन 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक जो प्रदेश था बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान किस में शामिल हो गया? पाकिस्तान में। तो शेष कितने बचे? 3। एक तो बचा कुर्ग, एक दिल्ली, और एक बचा अजमेर मेरवाड़ा। आजकल लगभग जो एग्जाम है उनमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
ये ज्यादा डीपली नहीं है। कुर्ग है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। और कुर्ग से, क्योंकि इनमें सब में एक एक सदस्य थे, जो चारों केंद्र शासित प्रदेश थे उनसे संविधान सभा में एक एक सदस्य है। कुर्ग से सदस्य कौन था? तो यहां से था सीएम पुन्नाचा। सीएम पुन्नाचा। दिल्ली से कौन था? देश बंधु का। यदि राजस्थान से आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा, ये राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रांत है। और आपको बताया कि जब ये राजस्थान का एकीकरण हुआ तो सबसे लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था, और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तो अजमेर मेरवाड़ा से एकमात्र सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो इनके मिलान से संबंधित या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद में ये 3 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में रहे, यहाँ से एक एक सदस्य, कुर्ग जो कर्नाटक में, यहाँ से सीएम पुन्नाचा, दिल्ली से देश बंधु गुप्ता, और अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, ये जो संविधान सभा थी इससे संबंधित, मैंने आपको बताया कि ये बहुदलीय निकाय थी। बहुदलीय का मतलब हो गया कि सारे जो उस टाइम के दल थे उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और संविधान सभा में अपन ने ये भी देखा कि वो सांप्रदायिक निर्वाचन पर आधारित थी। कहने का मतलब ये हुआ कि उनको 3 संप्रदायों में डिवाइड किया गया, एक सामान्य श्रेणी में, एक मुस्लिम में, और एक सिख में। संविधान सभा ने 2 तरीके से कार्य किया। संविधान सभा ने 2 प्रकार से वर्क किया। वो कौन कौन सा था? एक तो इसका काम था संविधान का फॉर्मेशन करना, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। और दूसरा काम था कानून को लागू करना। और जो कानून को लागू करती है ते अपन पॉलिटिकल में क्या बोलते हैं? विधायिका। अब देखो, संविधान सभा 2 तरीके से कार्य करेगी। एक काम तो क्या रहेगा उसका? संविधान का निर्माण करना। दूसरा रहेगा विधायिका से संबंधित कार्य। देखो, इस चीज को ऐसे समझना है कि जब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया और कैबिनेट मिशन में संविधान सभा थी, तो यहां से लेकर के जब तक भारत में आम चुनाव नहीं होते 1952 तक, तब देश का शासन कौन चलाएगा? तो वो शासन कौन चलाएगा? संविधान सभा चलाएगी। और वो संविधान सभा किस प्रकार से चलाएगी? संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं उन्हें एज ए सांसद माना जाएगा। क्योंकि देश की प्रथम संसद की बात करें तो वो संविधान सभा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का काम भी करेंगे और साथ में लेजिस्लेचर का काम भी करेंगे, इस प्रकार से। तो यदि विधायिका से संबंधित कार्य किया जाता तो इसका अध्यक्ष होता अलग। जब संविधान सभा विधायिका से संबंधित कार्य करती तो उसकी बैठक की अध्यक्षता करता जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको बताया जीवी मावलंकर जो प्रथम लोकसभा थी भारत की, के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 52 से लेकर के 56 तक इनका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पद रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का पद आर्टिकल 93 में है। और वहां पे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति से संबंधित बात की गई है। अब संविधान सभा जब संविधान के निर्माण से संबंधित काम करती तो इसका अध्यक्ष कौन रहता?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इन्हें भारत रत्न भी मिला है। और साथ में ये बिहार से संबंधित है, इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है, और इनका उपनाम अजात शत्रु से इनको संबोधित किया जाता है। मेन बात यह है कि संविधान सभा दोहरा कार्य करिए। जब संविधान का फॉर्मेशन करेगी तो अध्यक्षता करेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब विधायिका से संबंधित कार्य करेगी तब इसका अध्यक्ष रहेगा जीवी मावलंकर, और दोनों की बैठक संयुक्त न होकर के अलग अलग होंगी। ये बात भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है जो आईएएस की जो एग्जाम लगी परी 2021 में पूछा गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो। संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय थी। संप्रभु निकाय थी। देखो, प्रश्न इस प्रकार से था कि संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय थी, और नीचे ऑप्शन में था सहमति, आंशिक सहमति, पूर्ण सहमत, और इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु, कंप्लीट सोवर्जिनिटी। संप्रभु का मतलब होता है कि यदि सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च ताकत किसी एक ही व्यक्ति में हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? संप्रभु। यदि बाहरी शक्ति, बाहरी ताकत का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे? संप्रभु। तो अपने को ये जो संविधान सभा थी पूर्णतः संप्रभु निकाय थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है और कैबिनेट मिशन है उसमें ये साफ कर दिया गया था कि संविधान सभा स्वेच्छा से संविधान का फॉर्मेशन कर सकती है, संविधान निर्माण करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिश संसद का कोई भी दबाव नहीं रहेगा, और संविधान सभा के जितने सदस्य हैं वो आपस में विभिन्न समितियों के माध्यम से संप्रभु रहते हुए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका मतलब ही बाहर से किसी भी ताकत का पूर्णतया हस्तक्षेप यहाँ पे वर्जित है। दूसरी बात, जो ब्रिटिश संसद ने कानून बनाए थे, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए गए उन कानून को समाप्त करना या फिर ये उन कानूनों का संशोधन करना, ये शक्ति भी किसके पास दी गई? संविधान सभा के पास। देखो, आरएस की दृष्टि, आरएस मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय थी। यदि आप इस कथन से सहमत हैं तो तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कि संप्रभु निकाय थी तो क्यों थी, और क्यों में आपको बताना है कि पहली बात तो संप्रभु वह संस्था होती है जो सभी प्रकार के निर्णय अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के ले सके। तो ये बात तो हो गई यहाँ पे। दूसरी बात, इसके पास ये पावर भी हो गया कि 1935 का जो एक्ट था, इस 1935 के एक्ट के अनुसार ही संविधान सभा को शासन चलाना था जब तक भारतीय संविधान तैयार नहीं हो जाता। तो ब्रिटिश संसद के जो कानून थे उनको संशोधित करने या फिर इनको पूर्णतः समाप्त करने का अधिकार भी संविधान सभा को दिया गया था। तो इस प्रकार से ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो संविधान सभा के चुनाव, ये चुनाव होने के बाद में ये कैंडिडेट इससे संबंधित थे। अब प्रारंभ होता है यहां से इसकी कार्यवाही, ये काम किस प्रकार से करेगी? संविधान सभा की कार्यवाही।
देखो कार्यवाही में क्या होगा कि मैंने आपको बताया जुलाई अगस्त 1946 को इसके चुनाव हुए और उसके बाद इसने जो भी सदस्य सिलेक्ट होकर के आए थे उनकी एक सभा होगी, एक मीटिंग होगी, बैठक होगी। उसके बाद में ये तय करेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार से बनाना है और इतने बड़े संविधान का निर्माण करें और 389 सदस्य मिलकर के करें और ऐसा संविधान बनाएं जो सभी प्रकार के संप्रदायों को संतुष्ट करे, सभी प्रकार के वर्गों से संबंधित हो और अल्पसंख्यकों का भी उसमें ध्यान रखा जाए और सभी एक राय पर सर्वसम्मति बन जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती थी उस टाइम पर। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। छोटी मोटी एग्जाम में तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये जो बैठक थी वो हुई कहाँ पे? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे हुई थी? अभी आपको पता है नया संसद भवन तैयार हो गया, तो पहले वाला जो संसद भवन है पुराना संसद भवन हो गया। इस पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी, सेंट्रल हॉल में, जिसे कॉन्स्टिट्यूट हॉल भी अपन बोल सकते हैं, जहां पे इसकी बैठक हुई। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनको आमंत्रित किसने किया? तो संविधान सभा के सचिव थे B.R. आयंगर। देखो संविधान सभा के जो सचिव हैं B.R. आयंगर, ये ICS अधिकारी भी थे उस टाइम पर। SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके अध्यक्ष भी रहे हैं और जो RBI थी उसके छठे गवर्नर के रूप में भी रहे हैं। और पॉलिटिकल में आपको पता है किस प्रकार से आता है, ये कभी नहीं पूछा जाता कि ये राज्यपाल कब से कब तक रहा या ये मुख्यमंत्री किस प्रकार से कितने नंबर का है, वो पहले किस पद पे रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो B.R. आयंगर थे संविधान सभा के सचिव, ये RBI के छठे गवर्नर भी रहे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जो प्रथम बैठक हुई उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? कुल सदस्य 211 सदस्यों ने भाग लिया। यहाँ पे भी आपको अलग तरीके से मिलेगा, कई में 211 और कई में 207, परंतु जो एक्चुअल बात है वो है 211। 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। कुल मिलाकर के जो प्रथम बैठक हुई, इस प्रथम बैठक में एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि इसके अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें मनोनीत किया गया था या फिर इलेक्ट किया गया था। नॉमिनेट और इलेक्ट, तो इन्हें सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है। किसी प्रकार की वोटिंग नहीं हुई परंतु किया गया है निर्वाचित। सच्चिदानंद सिन्हा ये बिहार से संबंधित हैं और आपने पढ़ा होगा कि बंगाल से निकल के और फिर बिहार का निर्माण हुआ है और बिहार के निर्माण में सच्चिदानंद सिन्हा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और आपको पता है कि अभी भी जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है वो वरिष्ठ सदस्यों को ही बनाया जाता है। वरिष्ठ सदस्य होने के नाते फ्रांस में भी इस प्रकार की विचारधारा चलती है। सेम टू सेम वो पैटर्न यहाँ पे लागू हुआ और सच्चिदानंद को वरिष्ठ सदस्य होने के नाते PN राव ने आग्रह किया। PN राव
देखो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, तो सच्चिदानंद सिन्हा से आग्रह किया कि आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हो और आप क्या इस संविधान सभा की अध्यक्षता कीजिए। तब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे निर्वाचित किया गया। अब नेक्स्ट इसमें बात क्या हुई कि सच्चिदानंद सिन्हा ने मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया। मनोनीत उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष की जो कड़ी है ये बहुत ज्यादा विवादित है। देखो क्यों है। संविधान सभा में एक तो है मनोनीत उपाध्यक्ष और दो आएंगे आपके उपाध्यक्ष जो निर्वाचित है, इलेक्टेड है। मनोनीत उपाध्यक्ष संविधान सभा के, इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा ने आग्रह किया, तब जाकर के पहली जो संविधान सभा की मीटिंग हुई थी वहां पे इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। और वो कैंडिडेट कौन है? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी एमपी से संबंधित थे और एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एंग्लो इंडियन समुदाय के अध्यक्ष थे। अब आपको ये बताना है कि संविधान सभा में कुल मिलाकर के एंग्लो इंडियन सदस्य कितने थे, मेंबर कितने थे। तो फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने 25 जनवरी 1947 तक काम किया। 25 जनवरी 1947, 25 जनवरी को इसका निर्वाचित उपाध्यक्ष है, निर्वाचित उपाध्यक्ष वो बनाया गया था HC मुखर्जी। HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। देखो HC मुखर्जी भी, इनसे संबंधित बात करें तो ये बंगाल से संबंधित हैं और बंगाल के राज्यपाल भी रहे 1951 से लेकर के 1956 तक। HC मुखर्जी को पहली बार संविधान सभा में इलेक्ट करके और उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी। इसके बाद देखो इसके दो उपाध्यक्ष, इसके दो उपाध्यक्ष की बात करें तो वो बनाया गया था जुलाई 1947 को। और वो दो उपाध्यक्ष, एक तो HC मुखर्जी और दूसरे हो गए BT कृष्णामाचारी। BT कृष्णामाचारी ये जयपुर रियासत के अंदर 1946 से लेकर के 1949 तक जयपुर के प्रधानमंत्री रहे थे। देखो ये प्रधानमंत्री का, आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ोगे तो वहां पे बात आएगी, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये जयपुर रियासत में प्रधानमंत्री रहे थे वीटी कृष्णामाचारी, तो इन्हें भी उपाध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार से ये दो उपाध्यक्ष यहाँ पे हो गए। इससे संबंधित एकमात्र क्वेश्चन यही आता है कि प्रथम निर्वाचित या मनोनीत उपाध्यक्ष कौन है? मनोनीत उपाध्यक्ष है फ्रैंक एंथोनी और निर्वाचित है HC मुखर्जी। अब जो संविधान सभा है इसके कुछ और फैक्ट हैं। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। देखो BN राव, यदि आपने पॉलिटिकल पढ़ी है तो बहुत ज्यादा इनका नाम चर्चित है। BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इसका एक तो रीजन ये था कि ये जवाहरलाल नेहरू के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक साथ ही पढ़े थे और वहां से एक साथ ही वकालत इन्होंने की थी। दूसरी बात, कानून के अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए इन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है
कि BN राव की यदि उपलब्धियों की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसमें न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं, न्यायाधीश। जब आप ये यूएनओ पढ़ोगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 निकाय हैं, 6 अंग हैं, और उनमें से एक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल मिलाकर के 15 न्यायाधीश होते हैं। इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और प्रति 5 जो 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश यानी 1/3 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें जब यूएनओ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएंगी। ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें अब तक भारत की ओर से 4 न्यायाधीश बन चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से 4 न्यायाधीश, एक तो खुद BN राव हो गए, दूसरे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह, और तीसरे हो गए दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, और चौथे कैंडिडेट हैं RS पाठक। इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा न्यायाधीश है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है। तो ये 4 न्यायाधीश हैं, भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। और इनमें से डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को भी सुशोभित किया है। दलवीर भंडारी ये एक बार पहले रह गए, अभी वर्तमान में भी 2018 से लेकर के 2027 तक इनका कार्यकाल है। देखो, दलवीर भंडारी ये अभी वर्तमान में जोधपुर से संबंधित हैं, और 9 साल का कार्यकाल होता है, तो 2018 से लेकर के 2027 तक इनका कार्यकाल है। BN राव अपने को इतना याद रखना है कि संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के थे, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके बाद देखो, अब बात आती है कि कुल मिलाकर के जब संविधान सभा तैयार हो गई, संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हो गई, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई। के बाद ये संविधान के फॉर्मेशन में कुल अधिवेशन कितने हुए? कुल अधिवेशन या सत्र, कुल अधिवेशन हुए थे 11। ये भी आपको कई किताबों में 12 मिलेगा। 11 इसलिए है कि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 से 70 न बोल करके एकमात्र से ऐसे बोल दिया जाता है कि अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करने के लिए भारतीय संविधान में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। तो वो एक सत्र नहीं है, एकमात्र बैठक थी वो। तो इसलिए कुल अधिवेशन की बात करें, कुल सत्र की बात करें, तो वो अपना आंसर 11 होना चाहिए। अब ये जो अधिवेशन हुए, इसमें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को निर्वाचित अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर की तरह बने थे, उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को जो स्थायी अध्यक्ष हैं, परमानेंट स्पीकर, वो किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखना, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये 11 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी 1950 यहां तक संविधान सभा प्रभाव में रहेगी। उसके बाद संविधान सभा 24 जनवरी 1950 के दिन के बाद संविधान से संबंधित कार्य नहीं करेगी, बल्कि वो सदस्य हैं, वो सांसद के रूप में आज भी रहेंगे,
यानी इस दिन भी रहेंगे और ये 1952 तक के काम करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं अंत तक। अब इनके अधिवेशन मैंने आपको बताया कि 11 अधिवेशन हुए थे। इन 11 से संबंधित आपको ये याद नहीं करना है कि 11 टोटल याद करने, बल्कि इनके प्रमुख अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो देखो आप। इनमें एक तो आपको पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस दिन भारत के संविधान में देश प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। देश प्रस्ताव, देश प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है। भारत वर्तमान जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के जनक जवाहरलाल नेहरू और इन्हीं के माध्यम से उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और ये प्रथम अधिवेशन में रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 उद्देश्य थे। देखो 8 ऑब्जेक्ट हैं। ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार के थे कि भारत का संविधान है वो भारतीय जनता के माध्यम से बनाया जाएगा, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि है ना 389 सदस्य, इसलिए। और जो समाजवाद से संबंधित, न्याय से संबंधित, समता से, बंधुत्व से, समानता से, ये बातें इस उद्देश्यों के अंतर्गत हैं। जो अपन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना, वहां पे विस्तार से चर्चा होगी। ये जो 8 उद्देश्य हैं इनको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष, और फिर इन्हें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। देखो जैसे प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा गया और 22 जनवरी को इसे स्वीकार किया। तो इतना लंबा समय इसलिए लगा, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं था, परंतु यहाँ पर न तो मुस्लिम लीग भाग ले रही थी और न ही देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। इसलिए नेहरू जी ने ये उचित समझा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि यदि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है और उसमें इन दो बड़े जो प्रतिनिधि हैं, एक तो देशी रियासत, एक मुस्लिम लीग, ये दोनों शामिल नहीं हो रहे, तो ऐसी स्थिति में एक बार के लिए इसको स्थगित कर देना चाहिए। और जब वो शामिल नहीं हुए तब जाकर के 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ये तो है प्रथम अधिवेशन की बात। और ये जो प्रथम अधिवेशन है ये 11 बैठक हुई थी इसमें कुल मिलाकर के, 11 बैठक। नेक्स्ट एक है चौथा अधिवेशन। ये जो चौथा अधिवेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 22 जुलाई 1947 इस दिन राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया। राष्ट्र ध्वज, देखो संविधान सभा का जो कुल मिलाकर के 11 अधिवेशन हुए उनमें से चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया। इसमें किसी प्रकार की कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 के दिन 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई, इस बैठक के दिन दो प्रकार की, एक तो राष्ट्रगान है और एक राष्ट्रगीत,
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रगान आपको पता है जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इन दोनों को कब स्वीकार किया गया? इन दोनों को 24 जनवरी 1950। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें हैं। इनमें से राष्ट्र ध्वज है उसे चौथे अधिवेशन में जो स्वीकार किया गया था, और ये है, ये अधिवेशन से संबंधित नहीं है, ये अंतिम बैठक से संबंधित है। इसके बाद ये पांचवा अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है वो है पांचवा अधिवेशन है, और वो आपको याद भी रखना है। 14 अगस्त 1947 से लेकर के और 30 अगस्त 1947 तक हुआ था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से इस समय पे पारित हुआ था, और उसी के अकॉर्डिंग ही भारत को स्वतंत्र किया गया था। 14 और 15 अगस्त की रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से एक भाषण भी दिया गया था, उसके बारे में भी अपने पढ़ा था। और उस भाषण का एक अलग ही नाम था, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, हिस्ट्री विथ डेस्टिनी। देखो 14-15 अगस्त की रात्रि को जो बात हुई थी वो अधिवेशन है, पांचवा अधिवेशन है, और इस अधिवेशन में भारत आजाद हुआ था। उससे संबंधित कुछ मीटिंग, कुछ बैठक हुई, और इसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अंतिम गवर्नर जनरल है। उसके बाद ये भारत में एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल वो बनाया जाएगा सी राजगोपालाचारी को। लॉर्ड माउंटबेटन को समर्थित करके पांचवें अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने सेंट्रल हॉल में इसी पांचवें अधिवेशन में 389 जो सदस्य थे, उन 389 सदस्यों को स्पीच दी थी, अपना उद्बोधन दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी उद्बोधन है वो किस में दिया था, किस अधिवेशन में दिया? तो पांचवें अधिवेशन में। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, कुल मिलाकर के संविधान सभा के द्वारा 22 समिति, जिसमें से 8 तो है बड़ी समिति और छोटी समिति है, तो उनमें एक समिति है प्रारूप समिति। समितियों की चर्चा अलग से की जाएगी क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। प्रारूप समिति से संबंधित बात हुई थी, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति से संबंधित प्रस्ताव है वो सत्यनारायण सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा पारित किया गया था। देखो पांचवा अधिवेशन है जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी बधाई के जो संदेश थे, उन संदेशों को इसी अधिवेशन में पढ़ा गया था, और इसी में माउंटबेटन ने अपना उद्बोधन दिया था, अपना पहला भाषण दिया था, और इसी में सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा प्रारूप समिति से संबंधित प्रस्ताव 29 अगस्त 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद आपको एक छठा अधिवेशन याद रखना है। छठा अधिवेशन इसलिए याद रखना है कि जितने भी अधिवेशन हुए उनमें से एकमात्र यही अधिवेशन ऐसा है जो सबसे छोटा है। छोटे का मतलब ये मात्र एक ही दिन अधिवेशन हुआ है, और वो कितनी तारीख को हुआ था? 27 जनवरी को।
27 जनवरी 1948। सबसे छोटा अधिवेशन कौन सा है? छठा अधिवेशन है। एक ही दिन हुआ 27 जनवरी 1948। इसकी खास बात क्या थी? जब ये भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए, तो अलग देश बनने के बाद में ये तय किया गया कि पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल के टुकड़े हो गए ना, एक तो पूर्वी बंगाल है, एक पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल एक हो गया पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब। इन दोनों के लिए सीटों का निर्धारण किया गया कि संविधान सभा से इसमें सीट कितनी होंगी। संविधान सभा में सीट का निर्धारण। और साथ में 1935 का जो एक्ट था, उस 1935 के एक्ट में संशोधन भी किया गया। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक दिन में दो चीजें हुई। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में सीट का निर्धारण किया गया, और साथ में 1935 के एक्ट के आधार पे उसमें संशोधन किया गया। नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट और है इसमें, 10वां अधिवेशन। ये जो 10वां अधिवेशन है, इसी अधिवेशन के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना को इसमें एक्सेप्ट किया गया। देखो अभी एक बात यह है कि उद्देश्य प्रस्तावित को स्वीकार कर लिया पहले अधिवेशन में, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में देखा गया। तो प्रस्तावना के रूप में उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 10वें अधिवेशन में, और उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था उसे एक्सेप्ट किया प्रथम अधिवेशन में। इस प्रकार से अपने देखा संविधान सभा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें, अभी अपने उनके चुनाव से संबंधित थी, के परिणाम से संबंधित थी, और उसके कुछ फैक्ट और अधिवेशन से संबंधित चर्चा की है। अभी इसके 2-3 वीडियो और बनेंगे। तो देखो इस तरीके से अपनी संविधान सभा से संबंधित क्लास है। यदि किसी को अब भी किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।